बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आपने आज से 8 से 9 साल पहले बोर्ड में कैसे इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया था, उस टाइम पे जब आपके पास ना तो अच्छे टीचर थे, ना अच्छी कोचिंग थी, ना अच्छी बुक थी। तो आज का पूरा वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है कि कैसे हमने, इट मींस मैंने और मेरे भाई ने गांव पे रह के एक अच्छा स्कोर किया था, जहां पे ना तो टीचर सही थे और ना ही बुक अच्छी रहती थी, ना ही कोचिंग थी। घर पे पढ़ के थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के हमने अच्छा स्कोर किया था। और आज का पूरा टॉपिक उसी पे है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमारी 5 ऐसी टिप्स क्या हैं जिनके दम पे हम चीजों को याद कर सकते हैं और कभी भी नहीं भूल सकते। कोई भी चीज याद करते हैं, कोई भी चैप्टर है, हम लोग से 99% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कोई शॉर्ट याद कर लिया, उसके बाद लॉन्ग याद किया, फिर वेरी शॉर्ट याद किया, फिर ऑब्जेक्टिव याद किया, इतने में ही उसकी बैंड बच जाती है और वो चीजों को अच्छे से नहीं याद कर पाता। तो सबसे इसी चीज से बचाने के लिए आप लोग के लिए पहला टॉपिक है, जिसमें आपको चीजों को याद करना तो है, लेकिन एक अरेंजमेंट में याद करना है। 4 तरीके के क्वेश्चन आपको किसी भी चैप्टर में मिलते हैं। अब मैटर आता है कुछ बच्चे याद कैसे करते हैं। कुछ बच्चे के पास तो अच्छा वाला दिमाग होता है, उनको कोई ना कोई मेरे जैसा बता दिया होता है कि आप ऐसे याद करो, तो वो लोग याद करके अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बट 99% बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले याद करते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले उन्होंने याद किया ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वो लोग चले आए लॉन्ग पे, लॉन्ग के बाद फिर से वो याद किया शॉर्ट, शॉर्ट के बाद याद किया वेरी शॉर्ट। ऐसे पूरा अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है या गंदा तरीका रहता है, और इसी तरीके से उनको याद नहीं होता और उनके अच्छे से पढ़ने के बाद, याद करने के बाद भी एग्जाम में मार्क्स आते हैं बहुत कम। तो आपको ये मेथड कभी नहीं यूज करना। आपको जो मैं मेथड बता रहा हूं वो यूज करना है। सबसे पहले जो मैं करता था वो बता रहा हूं और वही आपको भी करना है। कोई नई चीज इसमें नहीं फॉलो करनी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है भी नहीं और वो मैं फॉलो करने के लिए आपको बोलूंगा भी नहीं। बेसिक 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं किसी भी चैप्टर में। तो आप क्या करो, सबसे पहले उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव याद करो। क्या याद करो, उस चैप्टर में अगर 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको आप इजीली याद कर लो। उसके बाद आपको ना तो जाना है शॉर्ट में, ना तो जाना है लॉन्ग में। ऑब्जेक्टिव याद करने के बाद आप देखो वेरी शॉर्ट की तरफ, और जैसे ही आप देखोगे वेरी शॉर्ट की तरफ, आपने क्या किया है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो गए हैं। और जब आपको ऑब्जेक्टिव याद हो गए तब आप दिमाग लगाओ वेरी शॉर्ट में, और वेरी शॉर्ट जैसे याद करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपको वेरी शॉर्ट का 40% विदाउट लर्न किए ही आ रहा है। और वो किसकी हेल्प से आएगा, जो आपने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक अरेंजमेंट में पढ़ लिए ना। पूरे अरेंजमेंट में पढ़ने का प्रॉफिट क्या हुआ कि 40% ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही याद हो गया। क्या याद हो गया, वेरी शॉर्ट 40% क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हें याद हो गया। अब तुम्हें 40% याद है, 60% वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और याद करना पड़ेगा। तो तुम्हारी मेहनत कम हुई ना, मेहनत कम हुई ना सर जी। इसी चीज पे ध्यान नहीं देते हो आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको वेरी शॉर्ट याद करना है। अब आप पूछोगे इसमें प्रॉफिट कैसे हो रहा है हमारा, तो मैं इसमें तुम्हें एक क्वेश्चन देके बताता हूं। जैसे कहीं क्वेश्चन लिखा है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे एफ अपॉन ए। क्या होता है, फोर्स अपॉन ए। ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू प्रेशर। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, और उसमें एक ऑप्शन है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो आपने करेक्ट कर दिया। ये याद हो गया आपको, किसकी हेल्प से याद हुआ, ऑब्जेक्टिव की हेल्प से। लेकिन अब आपका यही क्वेश्चन आ जाए वेरी शॉर्ट में। किसमें, वेरी शॉर्ट में। वेरी शॉर्ट में आ गया कि भैया प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को डिफाइन करो। अब जब डिफाइन करने की बात आएगी, अभी तुमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ लिया एफ अपॉन ए। अब आपने वेरी शॉर्ट में देखा कि प्रेशर क्या होता है। जैसे ही आपने देखा, अब आप दिमाग लगाओ कि हाँ यार, ये तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। इसी चीज को अगर मैं लिख दूं वेरी शॉर्ट में तो आपको सही हो जाएगा। तो आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि एक फोर्स जो एक फिक्स एरिया पे अप्लाई किया जाता है, उसे वहां का प्रेशर कहते हैं। A force which is applied on a single unit of area or a unit of area is called pressure. एक फोर्स है, a force which applied on a unit of area, a force which applied
ऑन अ यूनिट ऑफ एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर। एक प्रेशर क्या कहलाता है? जब फोर्स एक प्रॉपर जगह पे अप्लाई किया जा रहा है वो आपका प्रेशर कहलाता है, जब फोर्स अप्लाई होता है। और यही चीजें सर जी, ये कहां से दिमाग खुला तुम्हारा? क्योंकि तुमने ऑब्जेक्टिव में आधी चीजें याद कर ली थी, फॉर्मूला याद कर लिया था, फॉर्मूले से आपने डेफिनेशन बना ली, तो ऐसे प्रॉफिट मिलता है। अब फिर से इसका नेक्स्ट टर्म देखो, ये तो ऑब्जेक्टिव से शॉर्ट याद हो गया, वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट जब आपका इसमें सिर्फ आपको 60% दिमाग लगाना पड़ेगा। 40% पहले से याद है, 60% आपने खुद का दिमाग लगा दिया। और जैसे ही आपने खुद का 60% दिमाग लगाया, आपको पूरा का पूरा वेरी शॉर्ट 100% याद हो गया। कितने परसेंट? 100%। 100% आपको याद हुआ। अब देखो यहां पे जादू देखोगे, 100% याद होने के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपने आप 50% याद हो चुके रहेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा? एक भी क्वेश्चन शॉर्ट में अब नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, पूरा क्वेश्चन याद है 50%। कब? किसकी वजह से? क्योंकि तुमने वेरी शॉर्ट भी याद कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी याद कर लिया। 50% शॉर्ट में तुम क्वेश्चन कर लोगे इजीली, क्योंकि तुमने चीजों को एक सीक्वेंस से पढ़ लिया है। और यही एक सीक्रेट होता है चीजों को लर्न करने का, जो कि टॉपर लोग अप्लाई करते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। अब 50% इसमें आपको अपना एफर्ट्स कितना लगाना पड़ेगा? क्योंकि 50% चीजें तो पहले से याद हो गई। अब 50% आपने इसमें खुद का दिमाग लगा दिया। अब जब 50% लगाया तो ये 100% हो गया। और जैसे ही 100% आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद हुए, आपको 80% लॉन्ग क्वेश्चन 80% आपको अपने आप याद हो जाएगा। 80% लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने से कर लोगे, एक भी हेल्प लिए बिना, किसी भी चीजों से, किसी से भी आपको एक भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और यही टिप्स है, आपको एक सीरीज बना के चीजों को याद करना है। ऑब्जेक्टिव के बाद वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। और ऐसे आप देखोगे कि कोई भी चैप्टर आप एक बार याद कर लो तो वो कभी नहीं भूलने वाला। सच बता रहा, जो मैंने याद किया था मुझे आज भी याद है। एक बार रिवीजन कर लेता हूँ तो चीजें उतनी ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला टिप्स आपको यही दूंगा कि सीरीज बना के याद करना है। आंख बंद करके कोई चीज याद नहीं करनी कि भैया मन चला लॉन्ग याद कर लिया, मन चला शॉर्ट याद कर लिया, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट। कभी नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, फिर वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग। अब अगली टिप्स के बारे में बताता हूं कि अगला जो रूल अप्लाई करना है वो क्या है। सिंपल सी बात है, आप हमारी बॉडी में, आप अक्सर देखे होंगे जब हमारे मम्मी पापा हमको बचपन में पढ़ाते थे या हमारे टीचर पढ़ाते थे तो वो बोलते थे कि बोल कर पढ़ो। क्या करो? बोल के पढ़ो। जैसे मेरे पापा ने एक बार मुझे पीटा था, मेरे पिताजी ने। मैं उनके पास बैठा था और पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे बोल के पढ़ो। और जब मैं बोल के पढ़ा तब बोले कि अंगुली रख के पढ़ो। अब इसके पीछे का तुम्हें साइंस बताता हूं या इसके पीछे का रीजन बताता हूं, कैसे क्यों करते थे हमारे पेरेंट्स या टीचर। देखो, हमारी बॉडी में 5 ऑर्गन्स होते हैं और जितने ज्यादा ऑर्गन्स का हम यूज करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, उतना अच्छा हमारा दिमाग कैप्चर करता है चीजों को, उतना अच्छा हमारा माइंड शार्प बनता है। अब इसीलिए दूसरा मेथड बोलता हूं, बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग यू कैन इंप्रूव योर लर्निंग पावर। तुम लिख कर चीजों को, अपने याद करने की क्षमता को बहुत अच्छा बना सकते हो गाइस। अब कैसे, मैं बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट जब हम बचपन में थे और हम बुक पढ़ रहे होते थे, क्या कर रहे होते थे? बुक पढ़ रहे होते। हमारे मम्मी पापा अगर पढ़ा रहे हैं पिताजी, तो पिताजी नहीं, मम्मी पढ़ा रहे हैं तो मम्मी क्या बोलती थी कि बोल के पढ़ो। और जब बोल के पढ़ने लगते थे तो बोलते थे अंगुली रख के पढ़ो। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जब आप सपोज दैट पढ़ रहे हो, अब आप ऐसे पढ़ रहे हो, बुक ऐसे पढ़ रहे हो, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसे, तब आपकी सिर्फ एक सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। कौन सा? आंखें सिर्फ देख रही। लेकिन जैसे ही आपने वो मुंह से बोल के पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे आप पढ़ रहे हो फोर्स क्या होता है, आप ऐसे बोले फोर्स टू पुश और पुल अप एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आपने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया। आप पढ़ रहे हो वर्क डन, क्या वर्क क्या होता है? सिंपल सा है, वर्क की डिफिनेशन पढ़ी, W इज इक्वल टू या फिर 2T। आपने पढ़ा, मुंह से बोल रहे हो, ठीक है। आपने जैसे मुंह से बोला, अब आपकी आंखें देख रही हैं, मुंह आपका बोल रहा है, कान आपका सुन रहा है। 3 सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, मुंह, आंख, कान। 3 सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं। और जो अभी तक आपको चीजें
40% याद हो रही थी वो बढ़ करके अब 60% याद होने लगेंगी। क्या हो याद होने लगेंगी? 40% से सीधा 60% चीजें याद होने लगेंगी, क्योंकि इस टाइम हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो ज्यादा नंबर में काम कर रहे हैं। मुंह बोल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, ये 3 ऑर्गन। लेकिन जो मैंने लिखा है वो है बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग यू कैन इंप्रूव योर लर्निंग कैपेसिटी और पावर। अब मुंह से बोल रहे हो, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, लेकिन अगर इसी के साथ हाथ से लिखते हुए याद कर लिया जाए तो भैया फिर ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और बोलो कैसे? तो मैं बताता हूं ऐसे। आपने कोई भी डेफिनेशन पढ़ी, सपोज दैट आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी या काइनेटिक एनर्जी ही पढ़ी। अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी पढ़ी K इज इक्वल टू हाफ mv²। अब कुछ बच्चे रहते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट में आके पढ़ लिए, लिखेंगे नहीं, कहेंगे हम एग्जाम में ही लिखेंगे, हम इतना आगे आ रहा है, हम टॉप कर जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम देके आते हैं, घर में बताते भी हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया, और जब नंबर आता है तो पिताजी उनको ढूंढ रहे होते हैं चप्पल लिए, और उस टाइम पे वो छुप रहे होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए तुमको करना क्या है? करना है तुमको जब पढ़ाई करो तो उस चीज को लिख के चेक करो कि कितने % तुम करेक्ट हो और कितने पानी में हो। बहकावे में मत आओ दिमाग के, क्योंकि ये क्या करता है, ये तुमको अच्छी चीजों को करने से रोकेगा। ये तुम्हें बोलेगा चल गेम खेल, चल तू बाहर खेल, लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा कि तू पढ़ाई कर, जब तक तुम इसको अपने कंट्रोल में नहीं लाते। इसको कंट्रोल में लाने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, तुमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, K इज इक्वल टू हाफ mv² पढ़ा सर, लेकिन तुमने इसको लिखा नहीं, एग्जाम में गए पूरा का पूरा सब बराबर करके आ गए, नंबर वही आए जो और बच्चों के आते हैं, चाहे तुमने जितना पढ़ा। लेकिन तुमने इसे पढ़ा, घर पे इसके डिफिनीशन भी लिखी, 1-2 न्यूमेरिकल लिखे। अब जब तुमने लिखा तब तुमने खुद से देखा यार इसमें तो ये वर्ड गलत लग रहा है, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे तुम्हारे नंबर आने के चांसेस और लोगों से 50 to 60% ज्यादा बढ़ गए। जहां उनके 60 नंबर आ रहे होंगे वहां तुम्हारे 90% नंबर आराम से आएंगे, अगर तुम ये हेल्प कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे 4 ऑर्गन काम कर रहे हैं, या बोल दो कि पूरे ऑर्गन काम कर रहे हैं। और पूरे सेंस ऑर्गन पूरे के पूरे कहाँ ध्यान है? पढ़ाई पे। जैसे आंख से देख रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, कान से सुन रहे हो, और हाथ से लिख भी रहे हो। ये टाइम पे पूरा का पूरा तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? पढ़ाई पे है। और इसीलिए उस टाइम पे तुम जब कुछ भी चीज याद करोगे तो वो जन्मों जन्मों तक नहीं भूलने वाली है, ऐसे कह सकते हो। और तुम्हारे नंबर ना यहां से लेकर यहां से नंबर तुम्हारे यहां आ जाएंगे। इसीलिए बोलता हूं कोई भी चीज याद करो उसको लिखो। जैसे जब मेरा 10th था तो मैंने चीजें इतनी लिखी थी, 1 महीने में मैंने इतनी कॉपियां लिख दी थी, लिख के भर दी थी एग्जाम टाइम के। जितनी कॉपियां मैंने पूरे साल में नहीं भरी थी ना, उतनी मैंने 1 महीने में कॉपियां लिख के भरी थी। और वो रिजल्ट दिखा था मुझे और लोगों से बेहतर, जो बनते थे उनसे मैंने बेहतर करके दिखाया था, क्योंकि मैंने खुद के दम पे लिखा था और इतनी कॉपियां बेस्ट नहीं की थी। बेस्ट नहीं बोलो, बट उनको यूज में लिया था, उनको खुद से लिख करके अपना इंप्रूव किया था। तो आपको क्या करना है? लिखना है। जब भी कोई हेडिंग पढ़ो, सपोज आधे घंटे कोई हेडिंग को पढ़ा, 10 मिनट लिख लो। जब लिखोगे तब तुमको सेल्फ एनालिसिस होगा कि यार मैं यहाँ पे गलत हूँ, यहाँ पे सही हूँ। तो आपको क्या करना है? दूसरा मेथड, बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग। दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल बुक प्रेफरेंस। 99% बच्चा क्या करता है? दिखाने के चक्कर में कि भैया मैं इतना पढ़ रहा हूं, वो अपने रूम को, अपनी टेबल को बुकों से सजा देता है। क्या करता है? बुकों से सजा देता है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसको लगता है कि मैं 100 बुक लेके रख दूंगा और उनको पढ़ूंगा, एक बार पढ़ने से तो मेरा नंबर 99% या 100% या 110% आ जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। कैसे होती है ये मैं बताता हूं। सपोज एक स्टूडेंट है, उसने अपने टेबल पे बहुत सारी बुक रख दी, 50, सपोज दैट मानो कि 10 बुक उसने रखी, 10 या 5 बुक एक सब्जेक्ट की रख दी। अब जब वो पढ़ने बैठा, उसने डिफिनीशन इस बुक से पढ़ी। क्या? डिफिनीशन इस बुक से पढ़ ली, और फॉर्मूला इस बुक से पढ़ा, न्यूमेरिकल इस बुक से कर रहा। क्या कर रहा है?
न्यूमेरिकल इस बुक से कर रहा है और क्वेश्चन आंसर इस बुक से कर रहा है, उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसने डिफिनेशन इस बुक से पढ़ रखा है। अब वो अरेंजमेंट अलग है। अब वो गया इस बुक का क्वेश्चन करने, जैसे ही बैठा कि मैं इस बुक के क्वेश्चन करूं, वो देखेगा कि क्वेश्चन इधर उधर के आ रहे हैं, तो पहले बोलेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं, और जब बोलेगा पढ़ा ही नहीं, तब उसका दिमाग बोलेगा हाँ तूने तो पढ़ा नहीं, चल खेल। उसका दिमाग क्या बोलेगा, चल खेल भाई, तू अभी नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ लेंगे वाली बुक से। तो उसका दिमाग उसको अच्छी चीज, वैसे भी हमारा दिमाग अच्छी चीजों से हटाता ही है। 99% स्टूडेंट तो इसी का शिकार रहते। इस चीज से बचने के लिए आप एक बुक रखो टेबल पे, आप सिर्फ टेबल पे एक बुक रखो, जब तक वो बुक खत्म ना हो जाए कसम खा लो कि कोई दूसरी बुक टच ही नहीं करनी। एक सब्जेक्ट की एक अच्छी सी कोई राइटर की बुक रखो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, एक टेबल पे सिर्फ एक बुक रखो, उसी को बाइबल, उसी को गीता, उसी को कुरान मानो, और वो जब तक 2 से 3 बार अच्छे से ना पढ़ जाए तब तक दूसरी बुक के बारे में सोचो भी नहीं। इसी को तुम कम से कम 10 से 15 बार अच्छे से पढ़ डालो, 8 to 10 टाइम्स या 15 टाइम्स, इसको जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और जब ये तुम्हें लगे कि पूरी आ रही है, अब मुझे नीड है दूसरे बुक की, उस टाइम तुम दूसरे बुक की तरफ जाओ। क्योंकि एक क्वेट भी है इंग्लिश में, इट इज बेटर देन वी रीड 10 books 1 times then we read 1 books 10 times, it is better than। ये बहुत अच्छा है कि हम 100 किताबें एक बार पढ़ें, इससे बहुत अच्छा है कि हम एक किताब को ही 100 बार पढ़ें। ठीक है, नहीं समझ आया? जैसे एक किताब आपने ली, उसको 100 बार पढ़ो, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपने 100 किताबें लेके एक बार पढ़ी तो ये बहुत घटिया बात, क्योंकि एक बार पढ़ने में आपको पता है कि उतनी चीजें नहीं याद होती। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो वो हमको उसी दिन 60% याद रहती है। आगे आता हूँ, टॉपिक में बताता हूँ। और इसीलिए बोलता हूँ कि आपको सिंगल बुक प्रेफरेंस देनी है, आपको अपना टेबल कमरा सजाना नहीं है। एक राइटर की बुक अच्छी सी रखो, उसको पूरा अच्छे से घोल के पी जाओ, जब तक उसका एक क्वेश्चन तुमसे ये ना बोले कि भाई मैं तो आ रहा हूं तेरे से, तब तक तुम्हें दूसरी बुक नहीं लेनी। उसमें एक हेडिंग पढ़ो, एक क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जब वो पूरी आने लगे तब तुम दूसरा बुक फॉलो करो। जो मैं करता था यही था, और मैं अपनी स्टूडेंट को भी यही सजेस्ट कर रहा हूं, तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा, एक बार करके देखो। चौथा टॉपिक जो हम लोग का है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी। क्योंकि देखो 90% स्टूडेंट क्या होता है, उसने बुक उठाई, क्वेश्चन उठाया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे इसकी एक गंदी आदत है कि अभी उसका माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, और उसने फिजिक्स पढ़ा है, अब उसको 1 सेकंड के अंदर उसे केमिस्ट्री पकड़ा दो, फिर थोड़ी देर बाद उसे आर्ट्स पकड़ा दो। अभी उसका माइंड उतना प्रिपेयर्ड है नहीं। इस चीज से बचने के लिए हमको जरूरी है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, सपोज कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, आप सबसे पहले उसके बारे में एक अपना आइडिया जनरेट करो। ठीक है, जो मैं बार बार बोलता हूं, जैसे अभी फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव पढ़ाए बताए ना, आप सबसे पहले एक अपना ऑब्जर्वेशन उसके बारे में जनरेट करो। चलो मैं बताता हूं कि कैसे। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन A। ओके गाइस, P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो टॉपिक है वो बता रहा हूं, लेकिन 99% बच्चा पता है क्या करता है, वो करेगा P इज इक्वल टू F अपॉन A पढ़ेगा, तो उससे पहले वो डिफिनेशन पढ़ लेगा। लेकिन जो मेरा एक अपना वे है कि मैं बताता हूं बच्चे को, तुम पढ़ने का तरीका डिफिनेशन में मत जाओ, उसके फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूला आ गया, डिफिनेशन बना लोगे, बात खत्म। इसीलिए बोलता हूं कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे रहेंगे वो रटेंगे प्रेशर के फॉर्मूले को, कि एक एरिया लेते हैं, वहां पे फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या कहलाया, प्रेशर कहलाया, और इससे ये याद करना भूल जाएगा। लेकिन तुम क्या करो, सीधा फॉर्मूले पे आओ, देखो F है और A है, क्या है, F है और A है, और A नीचे है, मतलब F ऊपर है, और फोर्स क्या हो रहा है, एक एरिया पे अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं बोलूं इसमें मैंने अप्लाई किया तो ये फोर्स हो, ये प्रेशर हो गया, और ये फोर्स लगा रहा हूं एक एरिया पे, इतने एरिया पे लगाया तो ये प्रेशर हुआ। और इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि किसी भी डिफिनेशन को पढ़ने से पहले
एक अपना दिमाग उससे रिलेटेड चीजों को जनरेट करना। और जब आप दिमाग अपना लगाओगे अब नई नई चीजों को बनाने में, तभी आप आगे चल के कुछ अच्छा करोगे ना। तो आप जब सपोज दैट आईआईटी भी किए तो आपको इन्वेंशन करने में आपको बहुत आसानी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंशन चीजें ऐसे ही होती हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती कि उनको डेफिनेशन दिया, पकड़ा दिया, लर्न कर लिया, लिख दिया, ऐसे तो कुछ भी चीज बनने वाली नहीं थी। हमारे आसपास की सारी चीजें, ये बोर्ड है, लैपटॉप है, कैमरा है, ये सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन का ही एक रिजल्ट है। उन्होंने सोचा तब बनाया, ऐसा तो था नहीं कि फॉर्मूला लिखा हुआ मिल गया और उन्होंने बना दिया। इसीलिए बोलता हूं तुम कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक गेस करो कि वर्क है तो वर्क क्या होता है। जैसे बोलती मम्मी, तुमको बोली कि बेटा पानी दे, तुम बोलोगे मम्मी मुझसे काम करा ली, तो ये वर्क हुआ। मतलब अब का पानी लेने तुम गए, उस चीज को उठा के लाए, तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ फोर्स लगा, इट मींस F into D, यही होता है वर्क का फॉर्मूला। और यहीं से रिलेट करते हैं हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि कोई चीज डिस्प्लेसमेंट आ रही फोर्स के बाद लगने के बाद, तब वो वर्क कहला रहा है। और ऐसे यहाँ पे एक फॉर्मूला B = F/A, एक फोर्स एक एरिया पे अप्लाई हुआ तो ये क्या कहलाया, प्रेशर कहलाया। और यही तरीका है याद करने का कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, सबसे पहले अपना दिमाग लगाओ। और वैसे भी लोगों का और तुम लोग का दिमाग होता भी बहुत तेज है, बट थोड़ा यूज नहीं करते। तो कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, सपोज आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, आपने मैकेनिज्म पढ़ा, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, जो भी पढ़ रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपने पढ़ी, सपोज आपने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ लोग उसकी डेफिनेशन में जाएंगे, लेकिन कुछ जो क्रिएटिव टाइप के लोग रहेंगे वो कहेंगे डेफिनेशन से पहले हम खुद बताते हैं, गेस करते हैं। जैसे क्लास में एक दो बच्चे जरूर होते हैं जो कहते हैं सर हम गेस करके बता सकते हैं, और वो देखोगे कि वो बच्चे क्लास से सबसे हटके होते हैं। और वही तुम्हें बताना और बनाना दोनों चाह रहा हूं कि तुम भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओ। और जिस दिन तुम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना सीख गए ना सर, कोई चीज को याद करने में कोई मसला ही नहीं आने वाला। जैसे देखो, एक बच्चे से पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो एक बच्चा अब सीधा बोलेगा, कहेगा सर जी मुझे तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मुझे आता ही नहीं। लेकिन एक ऐसा बच्चा रहेगा, वो क्या बोलेगा कि सर जी एक चार्ज है, उससे जो आसपास का एरिया है जहां पे हम कुछ फील करते हैं, कोई अट्रैक्शन टाइप का, वो क्या हो गई, उसकी फील्ड हो गई। और ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर जी। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्मल बच्चा था, उसने डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया सर जी हमको नहीं आता क्योंकि हमने नहीं पढ़ा। लेकिन एक बच्चा था जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाला था, वो कहेगा सर जी आता तो नहीं है, पढ़ा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। वो बोलेगा कि सर जी एक करंट, एक चार्ज के आसपास का ऐसा एरिया जहां पे हम कुछ फील करते हैं, करंट, जहां पे हमको कोई अट्रैक्शन फोर्स फील होता है, जहां पे हमको कोई प्रॉपर्टी फील होती है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये बच्चा कौन बोला, जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा था। और जिस टाइम पे जिसने एक डेफिनेशन पढ़ ली ना, बाय गॉड इसका आंसर जो निकलेगा वो सारे के सारे लड़कों से अलग निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना खुद का दिमाग लगा दिया है। और जो एक बच्चा बोलता है सर मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे बोलूंगा, उसका आंसर अब भी एवरेज में रहेगा चाहे जितना पढ़ ले, क्योंकि उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। तो हमेशा हर एक चीज में सेल्फ ऑब्जर्वेशन लेके चलना है, तभी आपको चीजें याद करने पे आसानी होगी। चौथा पॉइंट था कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हुए हमको चलना है, और सबसे पहले डेफिनेशन पे नहीं जाना, सबसे पहले खुद का दिमाग लगाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 99% लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इसमें ध्यान ही नहीं देते, और फिर रोना रोते हैं कि भैया याद नहीं हो रहा, भैया हमको ये नहीं हो रहा, हम सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल गया, शाम को पढ़े सुबह भूल गया, एग्जाम में पढ़ के गए, पेपर तो अच्छा हुआ लेकिन नंबर कम आया क्योंकि वहां सब भूल गए। तो फिफ्थ पॉइंट है रिवीजन इन अ डे। कुछ भी सुबह पढ़ो, कुछ भी, रिवीजन इन अ डे, सुबह से शाम तक कुछ भी पढ़ो। बेसिक अगर बोला जाए तो इसको एक हफ्ते में भी ले सकते हैं, 7 डेज में एक दिन करोगे, रिवीजन का एक दिन रखो, ठीक है। 7 डे में सिंगल डे, ये 1 डे फॉर
1 डे फॉर रिवीजन, ओके सर, बट ये एक प्रॉपर डे होना चाहिए। एक दिन एक हफ्ते में रिवीजन का दो, जो तुमने पूरे हफ्ते पढ़ रखा है वो रिवीजन एक दिन में करना है। आपको उस दिन ना तो कोई नई चीज पढ़नी है और ना ही कोई नया टॉपिक लेके आना है। आपको उस दिन पूरा का पूरा डेडिकेट कर देना है चीजों को रिवीजन करने पे। और ये चीज जो होती है ये टॉपर बनाने में 99%, जो 99% टॉपर बनते हैं ना वो इसी की हेल्प लेके बनते हैं। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो कभी भी लर्न नहीं होने वाला, क्योंकि वी आर ह्यूमन, और ह्यूमन हैं तो चीजों को भूलेंगे ही, क्योंकि हम लोग रोबोट तो हैं नहीं जो सारी चीजें फिक्स करके रख दी जाएं। क्योंकि हम डेली नई चीजें सीखते हैं और उसमें का 60% पार्ट भूलते जाते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि हम सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक हमको चीजें 60% याद रहती हैं, अगले दिन 40% हो जाती हैं और एक हफ्ते में वो 25% बचती है, 25 to 30% बचती है। अब जब 25 to 30% एक हफ्ते में बची, अब आपने उसको भी रिवीजन नहीं किया तो एक महीने में जीरो हो जाएगी। इसलिए आपको एक दिन रिवीजन का रखना है। रिवीजन का पूरा एक दिन डेडिकेटेड होना चाहिए एक बुक में। 6 दिन में जितना पढ़ा आपको एक दिन 7वां दिन कंप्लीट उस दिन बैठना है, सारी बुक कॉपी साइड में रखनी है और उस दिन पूरा का पूरा आंख बंद करके छोटी चीजों का रिवीजन करना है। मैंने कुछ अपने स्टूडेंट में ये देखा है ना कि वो छोटी चीज को भूल जाते हैं और फिर भूलते क्यों है रीजन। उनसे मैं बोलता हूँ इसका रिवीजन किया, कहता अरे सर ये आ रहा है, लेकिन जब वो एग्जाम देके आता है, मैं भी 1-2 बार तो छोड़ दिया उनको, लेकिन जब एग्जाम देके आए मैंने पूछा तो कहते सर भूल गया। छोटी चीजें अक्सर बहुत बड़े जख्म देके जाती हैं। तो ये सीधा सा पॉइंट है, आपको एक हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए रखना है, और हो सके तो जो सुबह पढ़ो और शाम को पढ़ो उसको सोने से 15 से 20 मिनट पहले एक्टिव रिकॉल तरीके से रिवीजन कर लो। एक्टिव रिकॉल स्टडी कैसे होती है मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से आप कोई भी चीज को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो ये 5 तरीके थे जिन तरीकों से आप अपने लर्निंग कैपेसिटी को बहुत अच्छा कर सकते हो। और आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हारे अमन भैया तुम्हारे साथ हैं। और ये आई एग्जाम चैनल पूरा का पूरा आप लोगों के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं खुद गांव से आता हूं और बहुत प्रॉब्लम फेस करके आया, तो मेरे दिमाग में आया है कि मैं स्टार्ट करूंगा और सबकी हेल्प करनी है, और जो जहां तक पहुंचना चाहेगा पहुंचाऊंगा। तो ये चैनल पूरा का पूरा आप लोगों को डेडिकेटेड है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करो, मेल करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।